सुबह का समय है। सुनहरी किरणें महल की खिड़कियों से भीतर आ रही हैं। दरबार में शानदार संगमरमर के स्तंभ खड़े हैं। दीवारों पर राज चिन्हों वाले ध्वज लहरा रहे हैं और महाराज के सिंहासन के पीछे एक गर्विली सिंह की मूर्ति है। द्वार पर एक प्रहरी ऊंची आवाज में घोषणा करता है, महाराज उदय सिंह दरबार में पधार रहे हैं, सभी दरबारी सतर्क हो जाएं। महाराज उदय सिंह संपूर्ण वैभव और गरिमा के साथ भीतर प्रवेश करते हैं। उनके साथ राजकुमार यश और मंत्री बीरबल भी हैं। सभी दरबारी झुककर आदर प्रकट करते हैं। वीर भूमि का मस्तक सदा गर्व से ऊंचा रहा है, क्योंकि यहाँ के राजपूतों ने कभी पीठ नहीं दिखाई। किंतु आज हम एक कठिन परीक्षा के द्वार पर खड़े हैं। हमारे गुप्तचर सीमा पर शत्रुओं की कपटपूर्ण गतिविधियों को देख चुके हैं। यदि हमने समय रहते कदम ना उठाया तो परिणाम अत्यंत भयावह हो सकता है। पिताजी, मैं ये जोखिम उठाने को तैयार हूं। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपनी तलवार उठाकर वीरभूमि की सीमा का रक्षक बनूं। ये मेरा धर्म है और मैं इस धर्म से पीछे नहीं हटूंगा। राजकुमार जी, आपका जोश देखकर मुझे राजा पराक्रम की याद आ गई। लेकिन केवल जोश काफी नहीं होता। एक सच्चे राजकुमार को अपनी प्रजा की रक्षा के लिए समझदारी, धैर्य और वफादार साथियों की आवश्यकता होती है। तुम दोनों ने सत्य कहा और सौभाग्य से हमारे पास एक ऐसा सैनिक है जिस पर मैं नेत्र मूंद कर विश्वास कर सकता हूं। वीर भूमि का सबसे निष्ठावान रक्षक रामधीर। पर्दे के पीछे से एक लंबा, सांवला किंतु दृढ़ निश्चयी चेहरा लिए सैनिक आगे आता है। वस्त्र सरल है, किंतु शरीर पर अनेक पुराने घावों के निशान उसकी वीरता की गवाही दे रही हैं। वो झुककर प्रणाम करता है। आपकी सेवा में उपस्थित हूं, महाराज। रामधीर, जब से मैंने होश संभाला है तब से मैंने आपको अपने पिताश्री की परछाई बनकर चढ़ते देखा है। अब समय आ गया है कि आप मेरी ढाल बने। क्या आप मेरे साथ रणभूमि में उतरेंगे? राजकुमार जी, जब कोई सैनिक अपनी निष्ठा की शपथ लेता है तो वो अपना शीश पहले ही अर्पित कर चुका होता है। यदि मेरे राज्य को मेरे प्राणों की आवश्यकता पड़ी तो मैं बिना एक क्षण सोचे उन्हें समर्पित कर दूंगा। यही उत्साह, यही विश्वास वीरभूमि को महान बनाता है। सभी दरबारी श्रद्धा और सम्मान से रामधीर की ओर देखते हैं। दृश्य का ये भाग समाप्त होता है। रात्रि का समय है। आकाश काला है। दूर कहीं बिजली चमक रही है। एक छोटा सा शिविर है जिसमें 2 तंबू खड़े हैं। बीच में अलाव जल रहा है। रामधीर तंबू के बाहर पहरा दे रहा है। हाथ में भाला, पीठ सीधी, दृष्टि सजग। अरे रामधीर भाई, तुम कब सोते हो? 2 दिन हो गए, न तुमने आराम किया न खाना खाया। जब शत्रु की दृष्टि हमारी धरती पर हो तब एक सैनिक को नींद आना भूल नहीं, अपराध है। तुम तो लगता है इंसान नहीं, कोई पत्थर के बने हो। न थकान न भय। मैं भी वैसा ही मनुष्य हूं जैसे आप। अंतर केवल इतना है कि मेरे वक्ष में केवल हृदय नहीं धड़कता, उसमें मेरे राज्य का मान और सम्मान भी धड़कता है। अचानक पास की झाड़ियों में हल्की सी आहट होती है। रामधीर तुरंत चौकन्ना हो जाता है। कौन है वहां? वो भाले को मजबूती से थाम लेता है और धीमे संभल कर कदम बढ़ाता है। वातावरण में एक अनजानी सनसनी फैल जाती है। रामधीर सावधानी से झाड़ियों की ओर बढ़ रहा है। चारों ओर सन्नाटा है। रात की नीरवता में केवल उसके कदमों की आहट और दूर कहीं उल्लू की आवाज सुनाई देती है। बाहर आओ,
चाहे कोई वन्य पशु हो अथवा शत्रु का जासूस, ये जान लो रामधीर की धरती पर तुम्हारा ये अंतिम कदम होगा। झाड़ियों से एक आकृति बाहर आती है। एक युवा लड़का, वस्त्र फटे पुराने, चेहरा भयभीत और थका हुआ। रहम करो सैनिक जी, मैं दुश्मन नहीं हूं। मैं एक चरवाहा हूं, रास्ता भटक गया था। तुम्हारी बातों में सत्य कम, कथा अधिक प्रतीत होती है, और इस समय चरवाहे भी भेड़ियों से अधिक खतरनाक हो सकते हैं। वह युवक के कंधे पर हाथ रखकर उसे धीरे धीरे पीछे ले आता है, मानो वो उसे यकीन दिला रहा हो कि अब वह सुरक्षित है। तभी राजकुमार यश और अन्य सैनिक तेज कदमों से तंबू से बाहर निकलते हैं। उनकी आंखों में सवाल और चिंता की चमक है। क्या हुआ रामधीर? क्या शत्रु ने पहला वार कर दिया? फिलहाल संकट टला नहीं है, किंतु आने वाले तूफान की आहट अवश्य सुनाई दे रही है राजकुमार जी। ये युवक कुछ छिपा रहा है, परंतु अभी हमें इसे बंधक नहीं बनाना, बल्कि इसकी बात को समझना है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सत्य सत्य बताओ, अन्यथा मैं तुम्हें शत्रु का जासूस मानकर कारागार भेज दूंगा। नहीं राजकुमार जी, मैं सच कहता हूं। मेरे गांव पर हमला हुआ है, कई सिपाही मारे गए, बाकी सबने भागकर पहाड़ों में पनाह ली है। मैं किसी तरह यहां तक पहुंचा हूं ताकि राज्य को खबर दे सकूं। तो खतरा हमारी सीमा पर नहीं, वो तो सीमा लांघकर हमारे घर के भीतर प्रवेश कर चुका है। अगली सुबह कैंप में हलचल है। हवा में घोड़ों की हिनहिनाहट और लोहे के टकराने की आवाज गूंज रही है। सैनिक अपनी कवच और हथियार पहन रहे हैं, तलवारों की धार चेक कर रहे हैं। रामधीर और राजकुमार यश तंबू के बाहर खड़े हैं। उनके सामने नक्शा फैला हुआ है और दोनों गंभीरता से युद्ध की योजना बना रहे हैं। राजकुमार जी, यदि शत्रु भीतर प्रवेश कर चुका है तो हमें केवल सीमा पर रुकने के स्थान पर उनके घुसने के सभी मार्ग बंद करने होंगे। और सबसे आवश्यक बात, आपका स्वयं रणभूमि में उतरना। यह निर्णय केवल साहस नहीं, अपितु गहन नीति भी मांगता है। रामधीर, मैं राजकुमार हूं, इस राज्य के ताज का उत्तराधिकारी। यदि मेरी प्रजा पर आंच आए और मैं महल की दीवारों में छिपा रहूं, तो वो ताज मेरे मस्तक पर नहीं, मेरे लज्जा पर रखा जाएगा। मैं युद्ध करूंगा, और यदि मेरे साथ तुम्हारे जैसे निष्ठावान सैनिक हो तो मुझे अपनी विजय पर संशय नहीं। यदि आप रणभूमि में उतरेंगे तो मैं आपके सम्मुख ढाल बनकर खड़ा रहूंगा, और यदि तलवार की धार आप तक पहुंची तो वह पहले मेरे वक्ष को भेद कर गुजरेगी। दोनों की निगाहें एक दूसरे से जुड़ी हैं। एक ओर राजकुमार की आंखों में युवावस्था का जोश है, तो दूसरी ओर रामधीर की आंखों में वर्षों की वफादारी और त्याग की चमक है। मानो ये क्षण किसी पवित्र संकल्प का जन्म है जो जीवन भर निभाया जाएगा। कैंप के पास घने पेड़ों की आड़ में दुश्मन के कुछ सैनिक चुपचाप घात लगाए बैठे हैं। उनका सरदार जलाल खान तीखी शिकारी नजरों से कैंप की हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। उसकी आंखों में चालाकी और विजय की भूख साफ झलकती है। राजकुमार स्वयं यहाँ आया है, ये तो सोने पर सुहागा है। यदि हम उसे कैद कर लें तो पूरी वीरभूमि का राज्य हमारे चरणों में होगा। ये रामधीर है, हमें पीछे हटना चाहिए। रामधीर केवल एक आदमी है और मैं पूरी चालाकी का सम्राट। दुश्मन अपने योजनाओं को अंजाम देने की तैयारी कर रहा है। तलवारों की मूठ पर कसते हाथ, आंखों में जलती हुई आग और सांसों में आने वाले खूनी संघर्ष की गंध।
रात का समय है। कैंप में अधिकतर सैनिक तंबुओं में गहरी नींद में हैं। केवल चौकीदार अपने मशालों के साथ पहरा दे रहे हैं। रामधीर भी उनके साथ गश्त कर रहा है, हर कोने पर सतर्क निगाह डालते हुए। स्मरण रखिए, सबसे शांत रातें प्रायः सबसे प्रचंड आक्रमण लेकर आती हैं। नेत्र मूंदना शत्रु को आमंत्रण देने के समान है। रामधीर दूर आसमान की ओर देखता है, मानो उसे अंधेरे में भी आने वाली आंधी का आभास हो। हवा में ठंडक है, लेकिन उसके दिल में बेचैनी की गर्माहट बढ़ती जा रही है। परछाइयां लंबी होती जा रही हैं। यह रात्रि सरल नहीं बीतेगी। अचानक पेड़ों की आड़ से जलते हुए तीर आसमान में उठते हैं और आग के उल्का पिंडों की तरह तंबुओं पर बरसते हैं। धमाकों और जलते कपड़ों की गंध के साथ चीख पुकार मच जाती है। दुश्मन में हमला बोल दिया है। हमला, हमला! दुश्मन ने कैंप पर चढ़ाई कर दी है। राजकुमार जी, आप पीछे रहिए। आप हमारी आशा हैं। यह समय भावनाओं का नहीं, अपितु रक्षा का है। रामधीर, यदि मेरे सैनिक रण में डटे हैं तो उनका राजकुमार रण क्षेत्र छोड़कर कहां जाएगा? मैं तुम्हारा सेनापति हूं, निर्बल नहीं। तो प्रतिज्ञा कीजिए कि युद्ध लड़ेंगे भावनाओं से नहीं, विवेक से। मैं अग्रिम मोर्चा संभालता हूं, आप अपने पीछे का मोर्चा सुदृढ़ कीजिए। ये वचन रहा। रामधीर बिना एक पल गवाए दुश्मनों के बीच कूद पड़ता है। उसकी तलवार बिजली की तरह चमकती है, वार पर वार करती है। दुश्मन के कई सैनिक उसकी प्रचंड शक्ति के आगे ढेर हो जाते हैं। ये रामधीर है, हमें पीछे हटना चाहिए। नहीं बचोगे तुम। यह भूमि वीर भूमि की है और यहाँ की प्रत्येक तृण शाखा निष्ठा में डूबी हुई है। वह एक तीर चलाने वाले दुश्मन को रोकता है, लेकिन उसी दौरान एक छिपा हुआ योद्धा पीछे से राजकुमार पर वार करने के लिए बढ़ता है। राजकुमार, पीछे हटिए। रामधीर पल भर में स्थिति समझ लेता है और बिना अपनी जान की परवाह किए दुश्मन के वार के बीच में आ जाता है। खंजर उसके कंधे में गहराई तक उतर जाता है। खून बहने लगता है, लेकिन राजकुमार सुरक्षित बच जाता है। रामधीर की आंखों में दर्द है, पर होठों पर संतोष की हल्की मुस्कान, मानो उसने अपना धर्म पूरा कर दिया हो। रामधीर, ये तुमने क्या कर डाला? मैंने निष्ठा निभाई है। राजकुमार, आप सुरक्षित हैं। बस यह आश्वासन मेरी शक्ति है। सुबह हो चुकी है। दुश्मन पीछे हट चुका है। पूरे कैंप में गहरी और बोझिल खामोशी छाई हुई है। घायल सैनिक अपने घावों के साथ आराम कर रहे हैं। कुछ की सांसें अभी भी तेज हैं। रामधीर के कंधे पर पट्टियां बांधी जा रही हैं। सफेद कपड़ा लाल होते होते भीग चुका है। राजकुमार यश उसके पास बैठा है। उसके चेहरे पर चिंता और अपराध बोध की गहरी लकीरें उभर आई हैं, मानो वो सोच रहा हो कि ये घाव उसके कारण है। रामधीर, यदि तुम ना होते तो शायद आज मैं जीवित ना होता। तुम्हारा ये त्याग केवल मेरी प्राण रक्षा नहीं, ये इस भूमि की रक्षा है। यदि मैं आपके लिए प्राण भी अर्पित कर दूं, तो यह बलिदान नहीं, गौरव होगा। मेरा जीवन आपके मस्तक का मुकुट है राजकुमार। नहीं रामधीर, अब तुम मेरे सैनिक नहीं, मेरे बड़े भ्राता हो, और ये संबंध रक्त से नहीं, निष्ठा से जुड़ा है। रामधीर आंखें बंद करके हल्की सी मुस्कान दे देता है। दर्द के बीच भी उसकी मुस्कान जैसे कह रही हो,
मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया है। दृश्य धीरे धीरे धुंधला पड़ता है और समाप्त हो जाता है। रात का समय है। तंबू के अंदर रामधीर आधा बेहोश पड़ा है। मशाल की मध्यम रोशनी में उसका चेहरा पसीने से चमक रहा है। सांसें भारी और असमान हैं। उसके घाव गहरे हैं, खून रिस रहा है। राजकुमार यश उसके पास बैठा है, आंखों में आंसू भरे हुए, होंठ कांप रहे हैं। तभी मंत्री वीरबल धीरे धीरे अंदर आते हैं, चेहरे पर चिंता की कठोर छाप लिए हुए। राजकुमार जी, रामधीर की हालत नाजुक है। हमने औषधि पिलाई है, पर शायद समय हमसे आगे निकल चुका है। नहीं नहीं बीरबल जी, रामधीर कोई साधारण सैनिक नहीं, वो मेरी शक्ति है। मेरी आंखों के समक्ष उसे कुछ नहीं होने दूंगा। रामधीर की पलकें हल्की सी फड़कती हैं, मानो भीतर कहीं आखिरी शक्ति जुटा रहा हो। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है, यश की ओर देखता है। आंखों में कोई शिकायत नहीं, बस अपनापन और संतोष है। राजकुमार, अब समय है कि आप वीर भूमि के सच्चे राजा बने। यदि मेरा जीवन किसी निर्णय से और दृढ़ हो सकता है तो कीजिए वह निर्णय। रामधीर, मैं तुमसे वचन देता हूं कि अब ये राज्य केवल ताज से नहीं चलेगा, बल्कि हर उस सैनिक के रक्त से फलेगा फूलेगा जिसने निष्ठा को अपना धर्म माना है। तब मैं शांति से जा सकूंगा। अगले ही पल उसकी पलकें फिर से बंद हो जाती हैं। उसके सीने की गति धीमी होती है और फिर बिल्कुल रुक जाती है। तंबू में एक असहनीय भारी चुप्पी भर जाती है। मशाल की लौ भी जैसे धीमी पड़ जाती है। कैंप के बाहर युद्ध नगाड़ा बजने लगता है। ये एक वफादार सिपाही के अंतकाल की घोषणा है। हर धुन में शोक और गौरव की गूंज मिल रही है। अगली सुबह रामधीर का पार्थिव शरीर महल के सामने लाया जाता है। हजारों लोग जमा हैं। किसान, व्यापारी, स्त्रियां और बच्चे, सबके चेहरे गंभीर और आंखों में नमी है। महाराज उदय सिंह, राजकुमार यश और सभी दरबारी मौन खड़े हैं। आज वीर भूमि ने अपना एक सच्चा रक्षक खो दिया है। रामधीर, तुम केवल सैनिक नहीं थे, तुम हमारी आत्मा थे, हमारी पहचान। तुम्हारे पराक्रम की गाथा युगों तक सुनाई जाएगी, और जब भी इस भूमि पर सूर्य उदय होगा, लोग तुम्हारा नाम स्मरण करेंगे जैसे किसी तीर्थ का उच्चारण करते हैं। आज से वीर भूमि की हर तलवार पर रामधीर का नाम अंकित किया जाएगा। उसकी बलि को इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। और मैं, राजकुमार यश, ये प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक ये धरती है, इस पर चलने वाला हर सैनिक रामधीर की मिसाल को स्मरण रखेगा। भारी सम्मान के साथ शरीर को राज्य के प्राचीन शौर्य स्मारक में दफनाया जाता है। तोपों की सलामी गूंजती है, जिसकी आवाज आसमान तक जाती है। सूरज की सुनहरी किरणें रामधीर की तलवार पर पड़ती हैं, मानो स्वयं आकाश भी इस बलिदान को नमन कर रहा हो। मानो धरती और आकाश दोनों गवाह हों कि ऐसा सिपाही सदियों में जन्म लेता है। कई दिन बाद राजकुमार यश दरबार में बैठे हैं। अब उनके सिर पर ताज है, लेकिन उनके चेहरे पर घमंड की कोई छाया नहीं, केवल अटूट संकल्प और शांत गरिमा है। मंत्री वीरबल उनके पास खड़े हैं, मानो ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये संकल्प कभी टूटने ना पाए। महल की खिड़कियों से आती धूप में उस दिन का शौर्य अब भी चमक रहा है। बीरबल जी, राज्य करना सहज होता यदि निष्ठावान सैनिक ना होते, पर आज मैं जानता हूं राज्य करना वास्तव में बलिदान मांगता है, रामधीर का बलिदान। और आज आप राजकुमार नहीं, सच्चे राजा बन चुके हैं। पर यदि कोई मुझसे पूछे कि मेरा पहला पाठ किसने दिया, तो मैं कहूंगा
एक निष्ठावान सैनिक ने निष्ठा केवल निष्ठा नहीं, वह एक ऐसा उन्माद है जो इतिहास की दिशा बदल देता है। अगर आपको ये कहानी और इसका सबक पसंद आया है तो बराह करम इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके ताउन से हमें मजीद ऐसी कहानियां पेश करने की तरगीब मिलती है।